हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स लुक एट न्यूक्लियस। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे न्यूक्लियस को। मैं क्रोमोसोम की बात कर रहा था आपसे। ठीक है, एक्चुअली वो लेक्चर गलती से रिकॉर्डिंग होना स्टॉप हो गया था, इसलिए लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियोलस की। ठीक है, न्यूक्लियोलस कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म बाय द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स ऑन द सैट क्रोमोसोम। ठीक है, हम इन दोनों की बात करते हैं, डोंट वरी। तो हम लोग बात कर रहे थे एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। इट हैज टू आर्म्स, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑल्सो नोन एज द सेंट्रोमियर। ठीक है, हम लोग आइसोब्रेकियल और हेट्रोब्रेकियल की बात कर रहे थे। अगर दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल है तो आइसोब्रेकियल, अगर दोनों आर्म्स की लेंथ अनइक्वल है तो उसे हेट्रोब्रेकियल कहेंगे। ठीक है, हेट्रोब्रेकियल में जो छोटा आर्म होगा उसे हम पी आर्म कहेंगे, और जो बड़ा आर्म होगा उसे क्यू आर्म कहेंगे। क्यों पी? क्योंकि फ्रेंच में पेटीट होता है, पेटीट माने छोटा, एंड पेटीट से हमने पी को ले लिया, एंड पी के आगे जो भी लेटर है उससे हमें बड़ा मान के हमें क्यू आर्म रख दिया, बड़े वाले आर्म को। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन था, आउट ऑफ एनसीईआरटी था। ठीक है, लेकिन जनरली कोचिंग्स में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन था, पी आर्म और क्यू आर्म क्या होता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी था। नाउ कुछ क्रोमोसोम्स में क्या होता है, यहाँ पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, क्रोमोसोम के आर्म के एंड पर एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, उसके अराउंड और थोड़ा डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ दिस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। एंड ये जो पार्ट है इसे हम ट्रबैंड कहते हैं, TRABAND, ट्रबैंड या फिर सैटेलाइट। इसलिए इन क्रोमोसोम्स को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। नाउ इस ट्रबैंड या सैटेलाइट में जो भी डीएनए होगा वो डीकंडेंस हो जाता है। ठीक है, डीकंडेंस होके बाहर आ जाता है, ऐसे डीकंडेंस होके बाहर आ जाता है। एंड इसी डीकंडेंस डीएनए जो कि ट्रबैंड या सैटेलाइट का पार्ट था, इसी के अराउंड ही आपका न्यूक्लियोलस बनता है। ऐसे इसी के अराउंड आपका न्यूक्लियोलस बनता है। न्यूक्लियोलस क्या है? बेसिकली डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, वो भी है ना। इट इज़ ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ठीक है, सो ये डीएनए बाहर आके डिकंडेंस हो जाता है और इसी के ऊपर न्यूक्लियोलस बनता है। ठीक है, सो हमने पढ़ लिया nuclear organizing region, that is the secondary constructions on the sat chromosomes form the nucleolus, which form the ribosome, which form the proteins, which form the most of the enzymes. Simple, ये बेसिक क्रोनोलॉजी आपको पता चल गई। नाउ इन ह्यूमंस सैट क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? 13, 14, 15, 21, 22। ये आपको याद रखना है, 13, 14, 15, 21, 22, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एंड कोइंसिडेंटली ये सारे के सारे सैट क्रोमोसोम्स ह्यूमंस के अंदर एक्रोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक, हम अभी बात करेंगे क्रोमोसोम की क्लासिफिकेशन की, ये सारे एक्रोसेंट्रिक है। नाउ क्रोमैटिन डिसअपियर्स इन द लेट प्रोफेज एंड रीअपियर्स इन द टीलोफेज। ये सेल डिवीजन का पॉइंट है, यहाँ पर मैंने रख लिया हुआ है। नाउ chromosomes, that is condensed chromatin, bears genes. What is genes? It is the segment of DNA that controls for a character. It is a segment of DNA that encodes for a character. ठीक है, now एंड what are genes? ठीक है, what are genes तो मैंने बोल दिया, what are chromosomes hence, क्योंकि इनके ऊपर genes है। hence chromosomes are also known as the vehicles of heredity. vehicles of heredity, अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा ये सब। ठीक है, नाउ जितनी ज़्यादा क्रोमोसोम की लेंथ ज़्यादा, उतने ज़्यादा जीन्स होंगे उसके ऊपर, है ना, उतने ज़्यादा जीन्स होंगे उसके ऊपर, सिंपल सी बात है। नाउ सेल डिवीजन का पॉइंट आता है। सेल डिवीजन में जो इंटरफेज में जो एस फेज है वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल कॉपीज एंड क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये क्रोमोसोम था, हमने बोला था सेंट्रोमियर, और ये दोनों आर्म। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, दैट इज सेंट्रोमियर सेम ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर डीएनए का एक और कॉपी बन जाएगा, एक और कॉपी। ठीक है, सो दिस लॉन्गिट्यूडनल हाफ ऑफ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज नोन एज द क्रोमैटिड। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, मैं एक और बना देता हूँ। ये था आपका एक नॉर्मल क्रोमोसोम, एस फेज के टाइम क्या हुआ, ये डुप्लीकेट कर गया, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो एक ही रहा, लेकिन उसके ऊपर एक और क्रोमैटिड जुड़ गया। सो दिस longitudinal half of the duplicated S phase chromosome is known as the chromatid, and these two are the sister chromatids of the same chromosome। हमने पहले भी बात करी थी, जब हम डीएनए का कॉइलिंग का सीक्वेंस पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था डीएनए होता है, डीएनए के बाद न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ा था हमने, उसके बाद 6 न्यूक्लियोसोम्स पर टर्न जब आ जाते हैं उसे हमने सोलोनाइड कहा था, फिर सोलोनाइड से सुपर सोलोनाइड, सुपर सोलोनाइड से क्रोमैटिड, और 2 क्रोमैटिड इन अ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, 2 क्रोमैटिड इन अ सिंगल क्रोमोसोम। नाउ next point, telomeres. What are telomeres? These are the non-sticky ends of the chromosome. These are the non-sticky ends of the chromosome.
एंड इसके अंदर टीलोमेरेज नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, टीलोमेरेज नाम का एंजाइम होता है। अब बेसिकली क्या होता है, हर सेल डिवीजन के साथ ये जो एंड्स होते हैं ना क्रोमोसोम्स की, ये छोटे छोटे होते जाते हैं। सो इस टीलोमेरेज का काम होता है इस एंड्स को इलोंगेट करके रखना, क्योंकि एक हे फ्लिक लिमिट होती है, हे फ्लिक लिमिट, दैट इज एज द सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, एज द सेल्स कंटिन्यू टू एज, सेल डिवीजन उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा एंड उनकी लेंथ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम होती रहेगी, लेकिन बियॉन्ड अ पर्टिकुलर शॉर्टेंड लेंथ वो और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते एंड वो मर जाते हैं, ठीक है। सो इसी टीलोमेरेज का काम होता है इनकी लेंथ को बना कर रखे, मेंटेन करके रखे। हेंस आप जानते हैं जो कैंसर सेल्स होते हैं दोज कंटिन्यू टू डिवाइड, हेंस उनमें हेफ्लिक लिमिट फॉलो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें ये जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है वो उनमें डेफिशिएंट होता है। एंड दीज टीलोमेरेज विच आर द नॉन स्टिकी एंड्स आर बेसिकली जीसी रिच। और अगर आप में जी और सी में से भी अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ज़्यादा है, वो जी है, ठीक है। इसका कोई बेसिकली पॉइंट नहीं बनता, इट इज़ नॉट, मतलब सेंसिबल बात नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम आगे भी देखेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपसे पूछे जी सी रिच में भी से आपको एक चूज करना हो तो दैट इज जी, इट इज जी रिच। नाउ threads of DNA which are present in a chromosome are known as chromonymata. Chromo means color, nymata means thread, nematodes अगर आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, ठीक है। एंड जीन्स आर व्हाट, क्रोमोमियर्स, ठीक है, क्रोमोमियर्स आर द जीन। नाउ ये बेसिकली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर है, उसके अराउंड ये दो आर्म्स है एंड इसके अंदर ये डीएनए है, इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है, इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैड डायग्राम, क्या करूँ, मेरे पास पेन टैब नहीं है, ठीक है। दिस इज द डीएनए, दिस इज द डीएनए, और डीएनए के थ्रेड को ही हमने क्रोमोनिमेटा का है। क्रोमोसोम के अराउंड ये जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, ये नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी है, दिस इज मेड ऑफ प्रोटीनेशियस पेलिकल जो कि शेप प्रोवाइड करती है। अगर आपने प्रोटोजोआ पढ़ा है तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा पेलिकल की कवरिंग होती है जो कि शेप प्रोवाइड करती है। नाउ इसके ऊपर जो डीएनए के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी जीन्स प्रेजेंट हो गए, जीन्स क्या है, दो सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल अ कैरेक्टर, ठीक है, ये जो जीन्स है उसे हम क्रोमोमियर्स कह रहे हैं। नाउ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हमने बात करी थी, वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के राउंड कोई भी जीन्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे यहाँ पर ही डिवीजन होता है, यहाँ पर ही दोनों सिस्टोक्रोमैटिड्स डिवाइड कर जाते हैं विच बिकम द फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इस रीजन में कोई भी जीन्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना जीन्स का लॉस हो जाएगा, है ना। एंड इन्हीं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दैट इज सेंट्रोमियर के अराउंड एक प्रोटीनेशियस प्लेट होती है, एक प्रोटीनेशियस प्लेट होती है जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं, जिसके ऊपर स्पिंडल फाइबर आके अटैच होते हैं सेल डिवीजन के टाइप, ठीक है। इस प्रोटीनेशियस प्लेट को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। दीज आर द प्रोटीन डिस्क, सर्कुलर इन नेचर होगा, क्रॉस सेक्शन में हमें ऐसे एक सिंगल लाइन मिलेगी, है ना। नाउ एक और पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स किससे बने थे, हमने पढ़ा था, स्पिंडल फाइबर्स बने थे आपके सेंट्रियोल से, और सेंट्रियोल कौन बना था, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल बना रहा है, और सेंट्रियोल अगर एनिमल सेल में ही प्रेजेंट है तो प्लांट सेल में से स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, गलत बात। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था दैट स्पिंडल फाइबर्स प्लांट सेल में भी बनेंगे, बस वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेंस माइक्रोट्यूब्यूलर जनरेटर रीजन होगा जो कि स्पिंडल फाइबर्स को बनाएगा, बनेंगे वहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं दोनों में, दैट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है, यूकेरियोटिक सेल है, तो उसमें नॉर्मल माइटोसिस होगी, नॉर्मल माइटोसिस दैट इज जिसमें स्पिंडल फाइबर बनेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में स्पिंडल फाइबर नहीं बनता है, इसलिए वहाँ पर हम पुरानी टर्म यूज़ करते थे एमाइटोसिस ना। अब मेटाफेजिक क्रोमोसोम के हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए, ये भी आगे के चैप्टर्स का है, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स की इंटरलिंकिंग हो जाए। नाउ बाइवेलेंट होता है और टेट्राड होता है। बाइवेलेंट माने दो सेंट्रोमियर और टेट्राड माने चार क्रोमैटिड्स, चार क्रोमैटिड्स। जब आप मेटाफेजिक क्रोमोसोम को देखेंगे, अगर आपने मियोसिस पढ़ी हो तो ऐसा होता है, ठीक है। ये पापा से आया हुआ क्रोमोसोम और ये मम्मा से आया हुआ क्रोमोसोम, तो हम देख सकते हैं एक लॉन्गिट्यूडनल हाफ को मैंने क्या कहा था, क्रोमैटिड कहा था। सो दीज आर 1 2 3 4 क्रोमैटिड, और सेंट्रोमियर कितने, एक और ये दो, तो दो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के लिए हम टर्म यूज करते हैं वैलेंट, वैलेंसी, बाईवैलेंट। और क्रोमैटिड के लिए हम यूज करते हैं आड, मोनाड, डायाड, टेट्राड, ठीक है। सो मेटाफेजिक क्रोमोसोम पे कैसा कंडीशन होता है, बाईवैलेंट, टेट्राड।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बाइवेलेंट और टेट्राड कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है? हमें मेटाफेज में देखने को मिलती है। ये बात हमने पहले ही कर ली थी दैट टू आर्म्स ऑफ अ क्रोमोसोम इन अ हेट्रोब्रेकियल क्रोमोसोम आर नोन एज अ पी एंड द क्यू आर्म। नीट 2019 में पूछा गया था। शॉर्ट माने पेटिट फ्रेंच में एंड लॉन्ग माने क्यू आर्म, क्योंकि वो नेक्स्ट लेटर था। नाउ बेस्ट स्टडी ऑफ द नंबर or best study of the chromosome in general is done at the metaphase stage of the cell division, metaphase stage of the cell division, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स मोस्ट कंडेंस्ड होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको बेस्ट स्टडी ऑफ शेप करनी हो, बेस्ट स्टडी ऑफ शेप करनी हो तो आप कर पाएंगे एनाफेज पर, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है? सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, ठीक है। नॉर्मल माइटोसिस की अगर हम बात करें तो सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, क्रोमैटिड स्प्लिट कर जाते हैं विच फॉर्म द फ्यूचर डॉटर क्रोमोसोम्स, है ना। तो अगर आपने क्रोमोसोम ऐसे है, ठीक है, एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को ऐसे है और आपने इसको बीच से डिवाइड कर दिया, ठीक है, बीच से डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ पर भेज दिया, इसको यहाँ पर भेज दिया ना। जैसे जैसे इसके ऊपर स्पिंडल फाइबर, मैंने बोला था इसके ऊपर काइनेटोकोर के प्रोटीन्स होते हैं जिनके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, जिनके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, जिनके ऊपर ऐसे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे पुल होंगे ये स्पीड गेन करेंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आर्म्स हैं, ये दोनों आर्म्स है क्रोमोसोम के। ये आपको कैसा शेप देखने को मिल रहा है? वी, ठीक है। ये कैसा और हो सकता है? ये ऐसा भी हो सकता है, एक छोटा सा और एक ये बड़ा सा, ठीक है। सॉरी मैं एक और बार बना देता हूँ। ये क्रोमोसोम है, ये छोटा आर्म, ये बड़ा आर्म। तो ये आपको कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है? ये आपको जे लग रहा है, जे जे, ठीक है, जे। नाउ वी शेप हो गया, वी शेप को हम के शेप भी कह देते हैं, क्योंकि अगर आप एक ऐसी लाइन बनाएंगे यहाँ पर तो ये आपको के लगेगा, उल्टा के। सो के शेप, जे शेप, एल शेप भी हो सकता है, ठीक है, एल शेप। ये सेंट्रोमियर और ये ऐसे, ये हो गया एल शेप। और एक आई शेप भी हो सकता है, ठीक है। इसकी भी हम बात करेंगे, ये सारे शेप्स कैसे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? दैट इज़ द, यहाँ पर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोम्स को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, दीज आर ऑफ 4 टाइप्स: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होता है? दोनों आर्म्स इक्वल लेंथ के होते हैं और सेंट्रोमेयर एकदम सेंटर में होता है। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है? जो सेंट्रोमेयर होता है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, इसलिए हेट्रोब्रेकियल क्रोमोसोम कहलाता है, क्योंकि एक आर्म थोड़ा सा छोटा और एक आर्म थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? जो सेंट्रोमियर है वो टूवर्ड्स वन एंड चला जाता है, टूवर्ड्स वन एंड, ठीक है, टूवर्ड्स वन एंड, ठीक है। तो एक बहुत छोटा आर्म बन जाएगा और एक बहुत बड़ा आर्म बन जाएगा। एंड टीलोसेंट्रिक क्या होता है? टीलोसेंट्रिक होता है सेंट्रोमेयर सीधा एंड पर ही चला गया, ठीक है। तो इसमें कोई छोटी आर्म बड़ी आर्म नहीं होती है, सिर्फ एक ही आर्म बनने को देखने को मिलती है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन ह्यूमंस, ठीक है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन ह्यूमन, ठीक है। सो इसी बेसिस पर अगर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होगा एंड उसको हम डिवाइड कर देंगे तो उससे वी शेप बनेगी एनाफेज में। सब मेटासेंट्रिक होगा तो एल शेप बनेगी, एक्रोसेंट्रिक होगा तो जे शेप बनेगी, और टीलोसेंट्रिक क्योंकि एक ही आर्म होगा तो आई शेप बनेगी, ठीक है। नाउ हमने ये बात कर ली थी, हमने पहले भी बात कर ली थी दैट 13, 14, 15, 21, 22 दीज आर द सैट क्रोमोसोम्स एंड दीज सैट क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस आर एक्चुअली द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। जरूरी नहीं है दैट सैट क्रोमोसोम्स हमेशा एक्रोसेंट्रिक हो, लेकिन ह्यूमंस में ये सैट क्रोमोसोम्स एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है। हमने ये भी बात कर ली थी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन नॉर होता है बियॉन्ड विच जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है उसे हम ट्राइबेंड या सैटेलाइट कहते हैं, जिसका डीएनए डीकंडेंस होकर न्यूक्लियोलस को फॉर्म करता है जो कि राइबोसोम फैक्ट्री होती है। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो कि ये नॉर था दैट इज नॉन स्टेनिंग, सेंट्रोमियर इज स्टेनिंग वेयर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज नॉन स्टेनिंग, hence it can be used as a marker, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लास्ट स्लाइड है ये, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए आप देख सकते हैं मैंने एक्सटेंसिवली आपको यहाँ पर पढ़ाया, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हमने पहले डिस्कवरी पढ़ी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी पढ़ी थी हमने कि कब डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था, कहाँ डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस का नंबर देखा था, कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, कहाँ कहाँ पर एब्सेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म दिया था, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, प्लांट और एनिमल सेल में कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू बायोडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, पेरिंग न्यूक्लियर स्पेस का डायमेंशंस क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म अल्कलाइन होता है उसके कंपोनेंट्स क्या है, न्यूक्लियर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स क्या है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर क्रोमैटिन क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन्स कौन कौन से। फिर हमने न्यूक्लियोसोमल मॉडल देखा था जिसमें हिस्टोन ऑक्टोमर था, जिसमें ये चारों चीज़ें थी, ये दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में था,
डीएनए कितना रैप कर रहा था, किस डिग्री पर लीव कर रहा था, क्रोमैटिन कितना कंडेंस्ड है, कितना कॉइल्ड है, कौन सी स्टेज ऑफ सेल साइकिल में, इंटरफेज में या फिर सेल डिवीजन के टाइम, ठीक है। डिफरेंशियल स्टेनिंग, हेट्रोपिक्नोसिस, ये फर्दर सीक्वेंशियल कॉइलिंग। देन न्यूक्लियोलस क्या क्या बनाता है, 5s क्यों नहीं बनाता, न्यूक्लियोलस के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस को कौन बनाता है। देन टीलोमियर क्या होता है, टीलोमरेज एंजाइम क्या होता है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम क्या होता है, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज, पीमैट मैंने आपको बताया, एक्रोसेंट्रिक 13 14 15 21 22 बताया, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है न्यूक्लियस के बारे में। 1 से 2 पेज दिए हुए एनसीईआरटी में, लेकिन आपको उसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनकी है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं, जीनोम। व्हाट इज जीनोम, ये आपका पूरा एक्चुअली आप समझ सकते हैं, ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी पूरी चीज़ है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको इस टाइम पे पता होनी चाहिए। नाउ जीनोम क्या है, जीनोम इज द अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। हम जानते हैं हमारे अंदर कौन सी कंडीशन होती है, 2n इज इक्वल टू 46, है ना। हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स और डिप्लॉयड कंडीशन है बिकॉज हमारे अंदर 2 सेट्स है क्रोमोसोम के, एक पापा से एक मम्मा से, ठीक है। तो हैंस हमारे पास कितने पेयर हो गए, 23 पेयर्स हो गए, 23 पेयर्स, ऐसे करते करते 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स। तो एक सिंगल सेट को हम क्या कहेंगे, एक सिंगल सेट जिसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एक सिंगल सेट के अंदर जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसे हम जीनोम कहेंगे, ठीक है। और एक और ग्रुप जो आप 12th एनसीईआरटी में पढ़ोगे, दैट इज लिंकेज ग्रुप्स। जीन्स दैट आर फाउंड ऑन वन क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप। एक क्रोमोसोम के अंदर ऊपर जितने भी जीन्स है उसे हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। हेंस एक ह्यूमन के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, 23 या 24, है ना, डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमन सेक्स। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे 22+X कंडीशन हो सकती है जीनोम के अंदर, जीनोम की बात हो रही है, 22+X कंडीशन या 22+Y कंडीशन, है ना। अगर फीमेल होगी तो उसके अंदर 22+X दैट इज 44+XX बन जाएगा, है ना। तो इसके अंदर 22+1 23 लिंकेज ग्रुप्स हो गए। लेकिन अगर ह्यूमन मेल होगा तो 22+X और 22+Y दैट इज 44+XY कंडीशन बनेगी। हेंस उसके ऊपर 22+X और +Y 24 लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट हो जाएगी, है ना। नाउ तो आपको ये लिंकेज ग्रुप का भी मतलब समझ आ गया। ये मैंने आपको पहले बता दिया था दैट टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट इन द ह्यूमन जीनोम। जीनोम क्या था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ हैप्लॉइड सेट, क्योंकि वन सेट तो हमारे अंदर हो गया ना हैप्लॉइड कंडीशन। अगर कोई टेट्राप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, टेट्राप्लॉइड अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में 2 सेट आ जाएंगे। तो उन 2 सेट्स के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको हम जीनोम कहेंगे। नाउ ह्यूमन जीनोम कैसा हो गया, हैप्लॉइड हो गया, ओके। नाउ कैरियोटाइप क्या होता है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीनोम। जीनोम में बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स के नंबर, क्रोमोसोम की शेप, साइज, लेंथ ऑफ द आर्म, सेंट्रोमेयर की पोजीशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या बताएंगी, कैरियोटाइप बताएंगी, है ना। एंड इसी कैरियोटाइप को यूज़ करके अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ऑफ द इंटायर ह्यूमन जीनोम, उसे हम कहेंगे ईडियोग्राम। यूजिंग कैरियोटाइप अरेंज क्रोमोसोम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, दैट इज बड़े से छोटे ऑर्डर में अगर हम क्रोमोसोम्स को लगाएंगे एंड उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो उसे हम ईडियोग्राम कहेंगे, ईडियोग्राम। एंड ईडियोग्राम्स एंड कैरियोटाइप्स आर स्पीशीज स्पेसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक, दैट इज विद इन अ स्पीशीज। इंफॉर्मेशन एक मतलब जैसे मेरे और आपके बीच में जो ईडियोग्राम है, जो हमारा ईडियोग्राम है वो इंटायरली सिमिलर होगा, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होगी। हमारे अंदर जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा होगा वो सेम होगा, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वो डिफरेंट हो सकती है। दैट इज मेरे और आपके अंदर सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर सिमिलर पोजीशन के अंदर सिमिलर जीन होगा जो कि सपोज हाइट के लिए कोड कर रहा होगा, ठीक है, सेम पोजीशन पे होगा। लेकिन आपके अंदर हो सकता है वो छोटी हाइट के लिए जीन इनकोड कर रहा हो, मेरे ऊपर वो लंबी हाइट के लिए इनकोड कर रहा हो सकता है, ठीक है। दैट इज इन्फॉर्मेशन माइट बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट एलील्स एट द सेम लोकस। नाउ ह्यूमन ईडियोग्राम में हम 7 ग्रुप्स देखते हैं। हमने बोला था बड़े से छोटा, हमने ऐसे इस ऑर्डर में क्रोमोसोम्स को अरेंज किया। सबसे बड़ा क्रोमोसोम, फिर और छोटा, फिर और छोटा,
फिर और छोटा, फिर और छोटा, ऐसे करते करते हम अरेंज करते गए। तो ऐसे हमने 7 ग्रुप्स बनाए, ठीक है। पहले ग्रुप में कितने क्रोमोसोम्स है? 3, फिर 2, फिर 7, फिर 3 3, फिर 2 2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे याद किया, 3 2 7 3 3 2 2, 3 2 7 3 3 2 2। जैसे हमने 60 क्रोमोसोम्स याद किए थे, 13 14 15 21 22, इसकी ऐसे ही आप ह्यूमन एडियोग्राम को भी याद कर लो, 3 2 7 3 3 2 2, दैट इज फर्स्ट 3 क्रोमोसोम्स पहले ग्रुप के अंदर, देन नेक्स्ट 2 क्रोमोसोम सेकंड ग्रुप के अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फर्दर, ठीक है। एक्स वाई क्रोमोसोम किसके अंदर होगा? एक्स होगा सी ग्रुप के अंदर और वाई होगा जी ग्रुप के अंदर। हम इन ग्रुप्स को ए बी सी डी ई एफ जी एच कहते हैं, ठीक है। तो जो सी ग्रुप के अंदर होगा, दैट इज जिसके अंदर ये 7 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर आपको एक्स क्रोमोसोम भी देखने को मिलेगा। और जी किसके अंदर होगा? सॉरी, वाई किसके अंदर होगा? जी ग्रुप के अंदर होगा, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल, तो आप इसे सी जी याद कर सकते हैं। नाउ ये तो हमने बात करी ली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। नाउ यहाँ जाकर आपके पूरा चैप्टर, यहाँ जाकर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। न्यूक्लियस का इंपॉर्टेंट पार्ट देख लीजिए, ये सारी चीज़ें न्यूक्लियस के बारे में, ये सारी चीज़ें। देन ये दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, पांचवी स्लाइड, छठी स्लाइड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें कवर कर दी मैंने, सारी। इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। एंड अगर उससे ज़्यादा कोई आएगा, मैंने उसका प्रीवियस ईयर आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रखा है, जैसे बालबियानी रिंग्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। डोंट वरी। नाउ बाइवेलेंट, बाइवेलेंट हमने बात करी थी। बाइवेलेंट क्या होता है? 2 सेंट्रोमियर लेकिन 4 क्रोमैटिड्स, 2 सेंट्रोमियर 2 सेंट्रोमियर 4 क्रोमैटिड, ऑप्शन नंबर सी। न्यूक्लियर प्रोटीन्स, मैंने बोला था न्यूक्लियर प्रोटीन्स क्या क्या हैं जो हमें नेचर में देखने को मिलते हैं। पहले तो वायरस, उसके बाद न्यूक्लियोलस, उसके बाद क्रोमैटिन, उसके बाद राइबोसोम, ठीक है। देख लेते हैं, न्यूक्लियोलस दिख गया, न्यूक्लियोलस पे आंसर मार दो। नाउ ये आपके दो, आप इनको ऐसी इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हो, सेलाइवरी क्रोमोसोम और एक ये बाल्बियानी रिंग्स और पफ्स, ठीक है। सेलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, सेलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स और पॉलीटीन, पॉली मीन्स ज़्यादा, टीन माने बहुत ज़्यादा थ्रेड्स, बहुत ज़्यादा थ्रेड्स, थ्रेड्स माने क्रोमैटिड्स। Now, salivary glands या polytene chromosomes pairing is found between the non-homologous chromosomes, ठीक है। बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है, इतना ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आरएनए और प्रोटीन बनने लग जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे पेयरिंग होती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लो बस, ठीक है। एंड बाल्बियानी रिंग्स पर क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को बस रट्टा मार लो, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पहले भी आया हुआ है। नाउ सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ये हमने बात कर ली थी, क्योंकि सेंट्रोमियर्स के अराउंड प्रोटीन के डिस्क अरेंज होते हैं, जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं, जिस पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, तब दोनों क्रोमैटिड्स अलग अलग पोल पर जाते हैं। नाउ टीलोमियर्स ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ ग्वानिन रिच रिपीट्स। मैंने आपको बताया था जीसी रिच रिपीट्स होती हैं वहाँ पर, लेकिन अगर आपको एक चूज करना तो आप उसे ग्वानिन आंसर लगाएंगे। नाउ function of telomeres in nucleus is to seal the ends of the chromosome, seal the ends of the chromosome। हमने ये बात कर ली थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब सेल डिवीजन होता रहता है तो सेल इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है दैट सेल और डिवाइड नहीं कर जाता है और मर जाता है, ठीक है, सेनिसेंट कर जाता है। नाउ ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, यानी आपकी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये थोड़ी आउट ऑफ द एनसीईआरटी, थोड़ा जिसमें आपकी थिंकिंग स्टिमुलेट होगी, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर डाले हुए हैं, ठीक है। बाकी आपसे नॉर्मल चीज़ें, दैट न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोमल फैक्ट्री, वो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवा दिया था, ठीक है। एंड और क्या चीज़ें थी, और जैसे आप देख सकते हैं, क्या बात करूँ मैं, न्यूक्लियोलस कौन कौन सा आरएनए नहीं बनाता, जैसे हमने देखा था 5s आरएनए, वो थोड़ा आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेनली इसके अंदर आपके ऊपर एक नॉर्मली क्वेश्चन फेंका जाएगा जो आप कर पाओगे, ठीक है। अगर कोई आउट ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वो मैंने यहाँ पर आपका कवर कर चुका है, ठीक है। एंड ये आपने देख लिया होगा, जैसे कि ये ह्यूमन एडियोग्राम वाली जो बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जेनेटिक्स में भी पढ़ोगे अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि कैरियोटाइप क्या होता है, ह्यूमन एडियोग्राम क्या होता है, ठीक है। लिंकेज ग्रुप्स की एज सच एनसीईआरटी में बात नहीं की हुई है, 12th एनसीईआरटी में, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हुई हैं, ठीक है, सो इसका ध्यान रखना है। ह्यूमन एडियोग्राम के ऊपर एम्स में क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। आपसे ग्रुप्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी कि कौन सा क्रोमोसोम किस ग्रुप के अंदर होता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज़ द पार्ट जो कि बहुत लोगों ने इस बार इग्नोर किया था। एंड एम्स के पेपर में, जो इस बार 2019 का एम्स का पेपर हुआ था, उसमें चारों सेट्स के अंदर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, चारों सेट्स के ऊपर, ठीक है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस, चारों सेट्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था।
एंड ये पार्ट वो है जो सब लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ किन किन के ऊपर क्वेश्चन आया था। एक सेट में पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर क्वेश्चन आया था, एक मेरे वाले सेट में रूमेंस पर्पल के ऊपर क्वेश्चन आया था, देन एक क्वेश्चन आया हुआ था एसिटोकार्मीन और एक क्वेश्चन आया था जैनेस्क्रीन, ठीक है। इन सबको अभी हम डिस्कस करते हैं। नाउ दिस इज द स्लाइड ऑफ स्टेनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड मॉलिक्यूल्स। नाउ पेक्टिन, पेक्टेट हमने कहाँ पर पढ़ा था, याद कीजिए, मिडिल लैमेला में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो उसकी स्टेनिंग किससे होती है, रुथेनियम रेड से होती है। तो अगर आपसे सपोज कोई क्वेश्चन आ जाए मिडिल लैमेला की स्टेनिंग किससे करेंगे, तो आप इसको ध्यान रखना है ना। नाउ लिग्निन, लिग्निफाइड टिश्यू आप में कहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आपने आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको पता होगा दैट जाइलम के अंदर लिग्निफाइड टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे जाइलम के ऊपर क्वेश्चन है एंड उसकी स्टेनिंग के ऊपर क्वेश्चन है तो आप आंसर लगाना सैफ्रनिन, ठीक है। लिग्निन की स्टेनिंग फ्लोरोग्लूसिनॉल और HCl से भी होती है, ये भी याद रखना। नाउ क्यूटिन, क्यूटिकल की प्रेजेंस होती है, ठीक है। क्यूटिकल की प्रेजेंस होती है एपिडर्मिस में है ना, स्टेम की एपिडर्मिस है, ये भी याद रखना है ना। सो उसकी स्टेनिंग किससे होती है, सुडान 3 स्टेन्स। और अगर हमें एक ऐसा स्टेन चाहिए जो पेक्टिन, लिग्निन और क्यूटिन तीनों को एक्स्ट्रा स्टेन करे तो उसे हम कहते हैं शुल्ज सोल्यूशन, ठीक है। आपको अगर याद आ रहा होगा शुल्ज आपने और कहाँ पे सुना है, प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी मैक्स शुल्ज ने दी थी, ठीक है। ऐसी आप इंटरलिंकिंग किया करो। अगर आपको कोई एक ऐसी चीज़ दिखती है जो आपको याद है कि आपने कहीं और पे भी पढ़ी थी, उसको याद करें और उसके कॉन्सेप्ट को वहीं पर रिवाइज कर लें, ठीक है। इसलिए एंड टाइम पर आपको ऐसी एक साथ सारी चीज़ें एक जगह पर रिवाइज करनी होती है। नाउ पेप्टिडोग्लाइकन क्या होती है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। उसकी स्टेनिंग किससे होती है, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन से। इसे हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। इसी बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में बांटा, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो इन स्टेन को ले लेता है आफ्टर द मेथनॉल वॉश उसे हम कहेंगे ग्राम पॉजिटिव, एंड जिसको वो जो सेल्स इन स्टेनिंग को नहीं ले पाता है आफ्टर द अल्कोहल वॉश उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव, ठीक है। आयोडीन की बात हम और क्या करते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट स्टार्च सोल्यूशन को हम किससे स्टेन करते हैं, आयोडीन से। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोटीन किससे स्टेन होता है, मिलेंस रिएजेंट में, और उसमें रूमेंस पर्पल नाम की चीज़ बनती है, रूमेंस पर्पल। इसके ऊपर एम्स में क्वेश्चन आया था। देन पॉलीसैकेराइड्स की स्टेनिंग किससे होती है, शिफ्स रिएजेंट से। अगर आपने क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा शिफ्स रिएजेंट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में काम आता है ना। लिपिड की स्टेनिंग किससे होती है, सुडान 3 या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है। अगर अच्छा एक पॉइंट मैं यहाँ पर बता देता हूँ दैट जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हो रही थी देन हमने एक क्या कहते हैं सेल्फ फ्रीजिंग टेक्निक होती है, ठीक है। सेल्फ फ्रीजिंग टेक्निक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जिसमें फ्रीज कर देते हैं एंड उसको कट कर देते हैं, सेल्फ फ्रैक्चर फ्रीजिंग टेक्निक कहते हैं हम उसे, है ना। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं एग्जैक्टली, सेल को फ्रीज कर देते हैं, फिर एक नाइफ, मतलब सपोज आप पानी था, मैंने अगर आपको बोला कि आप मेरे को पानी हाथ में डाल कर दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पानी को ट्रे के अंदर डालोगे एंड उसको फ्रिज के अंदर डाल दोगे, उसको जमने के लिए रख दोगे, देन बाहर निकालोगे, आइस क्यूब को काट के मेरे को दे दोगे। सिमिलरली हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, सेल को फ्रीज कर देते हैं, देन उसको फ्रैक्चर करते हैं, दैट इज़ उसको काट देते हैं ताकि हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ सकें। फिर उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए जो हमें स्टेन यूज़ करना होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, लिपिड, तो लिपिड की स्टेनिंग उधर हम किससे करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से करते हैं। ये वहाँ पर भी आप पॉइंट याद रखना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीएनए या क्रोमैटिन की मैंने बात करी थी, क्रोमा क्या होता है, कलर, टिन क्या होता है, थ्रेड, है ना। तो इसकी क्रोमा मतलब कलर, कुछ कलर तो पकड़ रहा होगा, किसी स्टेन से, किसी डाई से उसे स्टेन किया जा रहा होगा, कौन सा डाई है वो, डीएनए हमने बात करी थी एसिडिक चीज़ है, फॉस्फेट है, नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर उसको कोई स्टेन करना होगा हमें चीज़ तो हम बेसिक चीज़ का यूज़ करेंगे, है ना। तो बेसिक चीज़ें क्या क्या होंगी, एसिटोकार्मीन, बेसिक फ्यूजन जिसे हम फ्यूजन रिएजेंट भी कहते हैं, एंड साथ में मिथाइलिन ब्लू और ग्रीन, ठीक है। नाउ वाइटल स्टेन का एक एग्जांपल है जैनस ग्रीन, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज़ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैनस ग्रीन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, एक ये और ये 4 क्वेश्चंस थे जो एम्स में हर सेट में पूछे गए थे इस बार, है ना। सो वाइटल स्टेन क्या होता है, जब हमें किसी स्ट्रक्चर को सेल के बाहर स्टडी करना होता है, ठीक है, सेल के बाहर स्टडी करना होता है, लेकिन हम उसके स्ट्रक्चर को मरने नहीं देते हैं, दैट इज वी वांट टू स्टडी ए स्ट्रक्चर आफ्टर इट्स सोमैटिक डेथ, दैट इज इट इज टेकन आउट ऑफ द सेल बट बिफोर इट्स मेटाबॉलिक डेथ, दैट इज उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अभी भी चल रही है, चाहे वो आइसोलेट हो चुका हो सेल से, लेकिन उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं, वो अपना काम जो नॉर्मली करता है वो कर रहा है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को स्टेन करने के लिए, मतलब
अगर हमें कोई ऐसा स्टेन चाहिए जो कि मेटाबॉलिक डेथ से पहले चीज़ों को स्टेन कर सके, आइसोलेटेड चीज़ों को, तो उसे हम वाइटल स्टेन कहते हैं। एंड उसका एक एग्जांपल है जेनेस्ट्रीन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज़ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, है ना। एंड बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, बोथ डीएनए एंड आरएनए अगर आपको इनको एक साथ स्टेन करना हो, डिफरेंशियल स्टेनिंग करनी हो, तो आप एक्रीडीन स्टेन का यूज़ करेंगे। एक्रीडीन, एक्रीडीन क्या करेगा, डीएनए को ग्रीन कर देगा, आरएनए को रेड कर देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस एंटायर स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको प्लीज़ 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 मिस मत करना, क्योंकि इस बार नीट और एम्स को एक साथ मर्ज कर दिया गया, तो क्या पता थोड़ा हायर लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओवरऑल सेल वाले चैप्टर से आपके पास 3 से 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, ठीक है, आई गेस 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे। एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर से आपके पास 2 से 3, आई गेस इस बार 3 क्वेश्चन आ सकते हैं उसके ऊपर से, ठीक है। तो ये इंटायर यूनिट, एंड इस यूनिट में बायोमोलिक्यूल्स नाम का भी चैप्टर है, उसमें से भी आपके पास 2 तो गारंटी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड इस बार आपने देखा होगा जो नीट 2019 का पेपर था, एकदम हिडन इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी से आई थी। एक कॉन्कैविलिन ए के ऊपर आई थी जो कि लेक्टिन था, एंड एक ग्लूटाथोर जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक करता है ग्लूकोज का, वो भी एनसीईआरटी में नहीं दिया होता एक्चुअली। मतलब ग्लूटाथोर मेंशन था, लेकिन वो इंसुलिन डिपेंडेंट अपटेक करता है ग्लूकोज का, ये मेंशन नहीं था, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल से भी 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। सो ये इंटायर यूनिट जो है ना, ये इंटायर यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। इन सारी स्लाइड्स को प्लीज़ अच्छे से यूज़ करना, एंड प्लीज़ इनका अच्छे से रिवीजन करना। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको आउट ऑफ द एनसीईआरटी प्रोवाइड किया है, उसका प्लीज़ 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 यूज़ करना। प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि एनसीईआरटी के बाहर है, पूछ ही नहीं जाएंगे, ये आपका गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैंने बेसिकली क्या किया, एनसीईआरटी को एक्सटेंड किया, और साथ ही साथ मैंने आपके 12th के कुछ पोर्शंस को एंड बाकी सारे चैप्टर्स जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर ही इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर सके, ठीक है। एंड एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।